हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे रियलिस्ट अप्रोच ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। हमने लास्ट सेशन में किया मर्गन हाउस 6 प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। मर्गन हाउ ने अपनी बुक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस इसमें क्या किया, उन्होंने 6 प्रिंसिपल्स को डिफाइन किया, जिसमें हम कहते हैं कि वो एक रियलिस्ट की तरह हमारे सामने आते हैं। उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन की एक रियलिस्ट अप्रोच हमारे सामने लाकर खड़ी कर दी। उन्होंने कहा कि नेशन भी ह्यूमन की तरह ही होते हैं। जो नेशंस हैं वो भी क्या करते हैं, पावर सीकिंग होते हैं, अपनी पावर को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। उनके लिए नेशनल इंटरेस्ट सबसे प्राइम होते हैं। और नेशनल इंटरेस्ट कैसे अचीव किए जाते हैं, बाय वे ऑफ पावर। इसीलिए वो पावर को सबसे ज्यादा अटेन करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जो इंटरनेशनल लेवल पर वॉर होती है उसका रीजन क्या है, पावर है, नेशनल इंटरेस्ट है। इस वजह से पावर के लिए हम लड़ रहे हैं। तो उस अप्रोच को करने के बाद आज हम करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ रियलिस्ट अप्रोच ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। जो मर्गन हाउ के 6 प्रिंसिपल थे, जो रियलिस्ट अप्रोच है, इसके क्या क्रिटिसिज्म्स हैं। फर्स्ट वन इज ओवर एम्फेसिस ऑन पावर। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो नेशनल इंटरेस्ट्स हैं और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है जे पावर की टर्म्स में ही डिफाइन की जाती है। तो पावर क्या हो गया, एक सेंट्रल पॉइंट हो गया, जो बिल्कुल सही नहीं है। कि हम जितने भी इंटरनेशनल लेवल पर रिलेशंस डेवलप करते हैं, क्या हम सिर्फ पावर अटेन करने के लिए करते हैं? हमारे नेशनल इंटरेस्ट को हम सिर्फ पावर में ही डिफाइन कर सकते हैं, जो तो रॉन्ग मीनिंग है। इसीलिए हम इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि पावर ही सब कुछ नहीं होती, इसके अलावा नॉन पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं जिसके लिए इंटरनेशनल रिलेशंस डेवलप किए जाते हैं। नंबर 2, नीदर फुली एम्पिरिकल नॉर फुली लॉजिकल। जो मर्गन हाउस रियलिस्ट अप्रोच है, जे ना ही पूरी एम्पिरिकल है कि हर एक नेशन पावर के लिए रिलेशंस डेवलप करता है, जे प्रैक्टिकली कहीं भी ट्रू प्रूफ नहीं हुआ, और ना ही जे लॉजिकल है। इनके अकॉर्डिंग क्या है, नेशंस लाइक मैन ऑलवेज सीक पावर एंड डोमिनेंस ओवर अदर्स। कि वो दूसरों पर हमेशा डोमिनेंट रहते हैं, वो पावर के लिए सब कुछ करते हैं। जी तो कोई लॉजिक नहीं बना कि जो भी मेरे एक्शंस होंगे वो सिर्फ पावर अटेन करने के लिए होंगे। हम एक पर्सन्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, हम भी सिर्फ पावर अटेन करने के लिए नहीं करते सर काम। हम पावर के अलावा भी बहुत कुछ करते हैं। हमारे फैमिली है, हम कहते हैं हम अच्छे से कोऑपरेशन से पीस से रहें, तो हमारे वो तो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, हम उनको भी अचीव करना चाहते हैं। तो हर एक ह्यूमन पावर के लिए नहीं काम करता, तो इसीलिए हम ये कहते हैं नेशंस भी पावर के लिए ही काम नहीं करते। वो कहते हैं सिर्फ एक नेशन क्या चाहता है, डोमिनेंस पोजीशन चाहता है, जो कि बिल्कुल ही इलॉजिकल है और कहीं भी जे इंपीरिकल प्रूफ नहीं हो पाया। इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज हैज बीन इग्नोर्ड। इनमें जो वैल्यूज हैं, नॉर्मेटिव वैल्यूज है, इनको इग्नोर कर दिया गया, क्योंकि ये कहते हैं ह्यूमन नेचर क्या है, सेल्फिश है, वो सेल्फ सेंटर्ड है। इसी तरह नेशंस भी नेशनल इंटरेस्ट को ही प्रेफर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। तो इन्होंने कोऑपरेशन की जो इंपॉर्टेंस है इसको खत्म कर दी, क्योंकि हम भी चाहते हैं जस्टिस इंक्रीज हो, पूरे समाज में जस्ट समाज की स्थापना हो। हम जस्टिस के साथ रहना चाहते हैं, हर एक चीज बिल्कुल सही सिंपल ऑर्डर में हो, ताकि हम सबकी लाइफ बहुत स्मूथ चल सके। इसीलिए ये पीसफुल सेटलमेंट ऑफ जस्टिस इसको भी इग्नोर करते हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी कोऑपरेशन, जस्टिस, पीस, इन सब की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, जिनको जे इग्नोर करते हैं। जे हमारी और दो नॉर्मेटिव वैल्यूज हैं, हम फिर भी इनके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। हम यही पॉलिसी अपनाना चाहते हैं, लिव एंड लेट लिव। हम भी शांति से जिए और दूसरे पर्सन भी शांति से जिए, क्योंकि हम अपनी लड़ाई में, वॉर में डोमिनेंस दिखाने के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। टाइम के साथ साथ हमारे रिसोर्सेज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम अपने रिसोर्सेज को खराब नहीं करना चाहते। इसीलिए नेशन लिव एंड लेट लिव की पॉलिसी अपनाते हैं। नेक्स्ट इज अनसाइंटिफिक अप्रोच। जो मर्गन हाउ की अप्रोच है ये अनसाइंटिफिक है, क्योंकि इन्होंने कहा था ह्यूमन नेचर की स्टडी करनी चाहिए।
अगर हम ह्यूमन नेचर की स्टडी करेंगे तो हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की थ्योरीज डेवलप कर सकते हैं। ह्यूमन नेचर क्या कांस्टेंट रहता है? मेरी नेचर है, मेरी तो कभी कांस्टेंट नहीं रही, हर एक सिचुएशन में हर एक टाइम में चेंज हो जाती है। मे बी आज से 10 साल पहले मेरी नेचर और थी, आज कुछ और है, आने वाले टाइम में कुछ और होगी। ह्यूमन नेचर तो कभी कांस्टेंट होती नहीं है। तो ह्यूमन नेचर को समझ पाना कितना मुश्किल है। तो अगर हम अकेले ह्यूमन नेचर को समझ लें तो दैट इज सफिशिएंट। इससे हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डिफाइन कर सकते हैं, थ्योरीज बना सकते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम नेचर को समझना चाहते हैं ह्यूमन की, इसकी ड्यूअल टेस्टिंग की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम नेचर को खुद नहीं समझ पाते हमारी नेचर कैसी है, तो फिर वो हम किसी और को कैसे समझा पाएंगे? क्योंकि ह्यूमन की नेचर हर सिचुएशन में हर टाइम में चेंज होती जाती है, जी कभी कांस्टेंट नहीं रहती। जी तो मानते क्या थे कि ह्यूमन नेचर इज कांस्टेंट। नेक्स्ट इज नेशनल पावर एंड नेशनल इंटरेस्ट कैन नॉट बी मेजर्ड। हम ये मान रहे हैं जो नेशनल पावर है एंड नेशनल इंटरेस्ट है, इनको हम मेजर ही नहीं कर सकते, क्योंकि मॉर्गन थाउ ने कहा था हम नेशनल इंटरेस्ट नेशनल सिक्योरिटी को मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर। लेकिन पावर क्या है? नेशनल पावर किस रूप में देख रहे हो आप? इकोनॉमिक पावर की बात कर रहे हो, मिलिट्री पावर की बात कर रहे हो सकता है कोई कंट्री इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और हो सकता है कोई वीक हो। कोई मिलिट्री पावर की बात कर रहा है, कोई मिलिट्री में स्ट्रांग होती है, कोई मिलिट्री में वीक होती है। तो आप कौन सी पावर की बात कर रहे हो कि हम नेशनल पावर को अटेन करना चाहते हैं? आप इकोनॉमिक पावर अटेन करना चाहते हो या मिलिट्री पावर अटेन करना चाहते हो? अगर एक कंट्री इकोनॉमिक पावर अटेन करना चाहेगी, उसकी इकोनॉमिक पावर अच्छी होगी तो उस देश के लोगों की लाइफ भी बहुत स्मूथ होगी। अगर वो मिलिट्री पावर को अटेन करना चाहती है तो हो सकता है अपने इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जो स्किल्स हैं उनको मिलिट्री पावर में ही डिवोट कर दे और लोगों की बेसिक नीड्स भी फुलफिल ना हो। तो आप कौन सी पावर अटेन करने की बात कर रहे हो? क्योंकि एक पावर इंक्रीज करने के लिए हमको दूसरी पावर सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। तो फिर हम नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं। हम कहते हैं हम नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहते हैं। कौन से नेशनल इंटरेस्ट? इकोनॉमिक सिक्योरिटी वाले या नेशनल सिक्योरिटी के? इकोनॉमिक सिक्योरिटी या नेशनल की सिक्योरिटी? अगर हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी होगी तो सब लोगों की बेसिक नीड्स फुलफिल होगी। अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हो तो हम कहते हैं आर्मी में इंक्रीज कर दें। इसीलिए हम कहते हैं कि इनको कैसे मेजर करेंगे? जो आप कह रहे हो नेशनल पावर नेशनल इंटरेस्ट को मेजर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पावर, इसको मेजर करना ही सबसे मुश्किल टास्क है। नेक्स्ट इज सपोर्टर्स ऑफ वॉर। जो रियलिस्ट हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं वॉर को, हम चाहते हैं कि वॉर ना हो, हम इसके लिए अप्रोच बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई कहे वॉर तो नेचुरल है तो हम भी ऐसे ही बन जाएंगे। हमें भी लगने लग जाएगा कि हाँ रियलिटी है कि वॉर तो नेचुरली होगी। अगर कोई आपको कहे कि हाँ ठीक है लड़ो कोई बात नहीं है, अगर कोई झगड़ा कर रहा है कर लो, इसमें क्या है ये तो नेचुरल है। अगर कोई आपको समझाए हमको लड़ना नहीं है, आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, अपने रिसोर्सेज क्यों वेस्ट कर रहे हो, आप इसके बदले अपना माइंड कहीं और लगाओ, तो आपके कितना कुछ बच जाएगा। अगर कोई आपको प्रमोट करे हाँ जाओ लड़ ले, तो क्या होगा? तो फिर आप में वही बातें आएंगी, आप भी लड़ने के बारे में सोचोगे। अगर कोई आपको शांत करता है तो आप शांत हो जाते हो। लेकिन रियलिस्ट क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं वॉर को, कहते हैं हाँ ठीक है अगर देश लड़ते हैं तो लड़ने दो, जो तो नेचुरल है, जो कौन सा आज पहली बार हो रहा है, जो तो हिस्ट्री से होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। इसीलिए ये किसको कहते हैं? स्ट्रगल फॉर पावर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम लड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, इट इज अ नेचुरल एंड एक्सटर्नल रियलिटी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। नेक्स्ट इज इग्नोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ मोरालिटी। जब मोरालिटी की इंपॉर्टेंस को खत्म कर रहे हैं, मोरालिटी की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अगर मोरालिटी नहीं होगी तो पूरे देश को इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा डेंजरस है, बहुत खतरा है। ह्यूमैनिटी कहाँ जाएगी? हम ह्यूमैनिटी के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अगर हम मोरालिटी को नहीं मानेंगे तो ह्यूमैनिटी कहाँ से आएगी? इसीलिए अगर कोई देश है अपनी पॉलिसी बनाता है विदाउट मोरालिटी, दीज आर डेंजरस फॉर पीस एंड हार्मनी। ये हमारे सब के लिए बहुत डेंजरस पॉलिसी प्रूफ होंगी इन फ्यूचर। Next is it ignores the importance of non-political relations। क्या सिर्फ political relations होते हैं? हमारे एक नेशन के दूसरे नेशन के साथ नॉन पॉलिटिकल रिलेशंस भी होते हैं। आज के टाइम में हमारे एक्शन सिर्फ पॉलिटिकल के साथ रिलेटेड नहीं है,
हम इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी कर रहे हैं, हम अदर फैक्टर्स को भी कंसीडर कर रहे हैं। एक नेशन के एक्शन सिर्फ पॉलिटिकल एक्शंस नहीं होते। अगर हम ओलंपिक गेम्स की बात करते हैं, फिल्म फेस्टिवल्स की, इकोनॉमिक एग्जीबिशंस की बात करते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस की बात करते हैं, ये सब क्या पॉलिटिकल मैटर्स हैं? हम अपने कल्चरल प्रोग्राम्स करते हैं, क्या ये सब कुछ पॉलिटिकल मैटर्स हैं? नॉन पॉलिटिकल मैटर्स तो भी हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, हम उनको भी डेवलप करते हैं। पॉलिटिक्स इज नॉट ऑटोनॉमस। मर्गन थाउ ने क्या कहा था? पॉलिटिक्स इज ऑटोनॉमस। पॉलिटिक्स कैसे ऑटोनॉमस हो सकती है? हम सिर्फ क्या पॉलिटिकल पर्संस हैं? हम एक पॉलिटिकल बीइंग के अलावा बहुत कुछ हैं। हम सबसे पहले सोशल एनिमल हैं। हम सोसाइटी में रहते हैं, मेरी फैमिली फाउंडेशंस भी हैं, मेरी फ्रेंड सर्कल भी है, ये सब कुछ तो भी है। मेरा फिर रिलीजियस एस्पेक्ट भी है। हो सकता है कि मैं रिलीजियस भी हूँ, तो एथिक, रिलीजियस, मोरल वैल्यूज, ये सब कुछ हमें समाज सिखाता है। हम समाज में हैं। एक ह्यूमन सिर्फ पॉलिटिकल बीइंग नहीं हो सकता। एक नेशन भी हम लोगों से ही मिलकर बनता है, जी भी एक कभी पॉलिटिकल बीइंग नहीं हो सकता। इसीलिए हम ये कहते हैं तो पॉलिटिक्स भी कभी ऑटोनॉमस सिंगल सब्जेक्ट नहीं हो सकती। इट इज द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ये बिहेवियरिस्ट अप्रोच ने प्रूव कर दिया है कि ह्यूमन नेचर क्या होती है, अलग अलग एस्पेक्ट से भी अफेक्टेड होती है। इसीलिए जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इट इज द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। जो जी थ्योरी है इनकंसिस्टेंट थ्योरी है, क्योंकि हम पीस हार्मनी क्रिएट करना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन ये तो वॉर की बातें कर रहे हैं, स्ट्रगल की बातें कर रहे हैं। अगर हमारे साथ कोई वॉर स्ट्रगल की बातें करेगा, क्या हम कंसिस्टेंट लेवल पर पहुंच पाएंगे? तो हमारा माइंड ही डाइवर्ट रहेगा, तो हम इनकंसिस्टेंट रहेंगे। सो दैट इज द इनकंसिस्टेंट अप्रोच। देन इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी हैज बीन इग्नोर्ड। इन्होंने कहा था आइडियोलॉजी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, लेकिन ये इंपॉर्टेंस स्टार्टिंग से रही है। कोल्ड वॉर में ये कह रहे थे कि हाँ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये आइडियोलॉजी की इंपॉर्टेंस नहीं थी, ये आइडियोलॉजी की लड़ाई नहीं थी, ये किसकी लड़ाई थी? नेशनल इंटरेस्ट की थी। लेकिन फिर भी ये आइडियोलॉजी एक फैक्टर था। आइडियोलॉजी की वजह से ही उनमें कोल्ड वॉर हो रही थी। पूरा वर्ल्ड टू ब्लॉक्स में जा रहा था, यूएसएसआर एंड द यूएसए। जो कम्युनिज्म को फेवर कर रहे थे, यूएसए चाहता कम्युनिज्म स्प्रेड ना हो, कैपिटलिज्म स्प्रेड हो। जो इसी की वॉर चल रही थी, तो आइडियोलॉजी डिफरेंसेस थे, तभी जाकर तो लड़ाई हुई है, तभी जाके तो कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई है। इसीलिए हम कहते हैं आइडियोलॉजी को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ओवर इंपॉर्टेंस ऑफ प्रूडेंस। ये कहते हैं हर जगह प्रूडेंस विजडम की ही इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन प्रूडेंस तो हमेशा ही टाइम के साथ चेंज हो जाता है, सिचुएशन के साथ चेंज हो जाता है। हो सकता है अगर सिचुएशन चेंज हो, हमारी विजडम है, हमारी प्रूडेंस है, एक सिचुएशन में जो सही थी, हो सकता है कि वो दूसरी सिचुएशन में बिल्कुल सेम फिट ना बैठे। तो प्रूडेंस है वो तो खुद टाइम एंड सिचुएशन के साथ चेंज हो जाती है। हमारी डिमांड्स चेंज हो जाएंगी तो प्रूडेंस चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए प्रूडेंस एंड डिमांड्स ऑफ द सिचुएशन मे बी डिफरेंट। अब आप ही लगा लो, मोबाइल है, हम इंटरनेट की बात कर रहे थे, हम कहते थे स्टूडेंट्स के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए क्योंकि जी माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स अपना टाइम कहां पर वेस्ट करें? मोबाइल पर वेस्ट करें। लेकिन आज के टाइम में मोबाइल सबसे बड़ा रिसोर्स बन गया, तो हमारी प्रूडेंस कहां गई? 9th-10th के बच्चों को हम मोबाइल देना प्रेफर नहीं करते थे, अब फर्स्ट क्लास के बच्चे को मोबाइल चाहिए। अगर नहीं देंगे तो वो स्टडी कहां से करेगा? क्लासेस ऑनलाइन है सभी। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो चीज चेंज होती है, सिचुएशन टाइम चेंज होता है, प्रूडेंस चेंज हो जाती है, लोगों की डिमांड चेंज हो जाती है, तो जिसको हम इंपॉर्टेंस देते हैं जी तो खुद ही बहुत चेंजिंग है। तो हम कह रहे हैं नेशनल पावर, नेशनल इंटरेस्ट ही सबसे ज्यादा है, तो हम इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। नेक्स्ट इज अनरियलिस्टिक व्यू ऑफ वर्ल्ड। इन्होंने व्यू वर्ल्ड का अनरियलिस्टिक व्यू हमारे सामने रिप्रेजेंट किया है। उन्होंने कहा है पूरा संसार से पावर के लिए ही लड़ता है, हम डोमिनेंस पोजीशन पर पहुंचना चाहते हैं, बट इट इज नॉट रियलिटी। हम इसके अलावा शांति से रहना भी चाहते हैं, एक रियल नेचर भी है। हम सिर्फ ह्यूमन पैसिमिस्टिक व्यू क्यों दिखा रहे हैं? हम ह्यूमन ऑप्टिमिस्ट तो भी हैं, हम ह्यूमन और भी कुछ करना चाहते हैं, सिर्फ लड़ना नहीं जानते, हम प्यार से भी रहना जानते हैं, हम अपनी डेवलपमेंट के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं।
एंड लास्ट वन इज नीड द मिक्सचर ऑफ रियलिज्म एंड आइडियलिज्म। तो आज की सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, जो रियलिज्म है जो आइडियलिज्म है, इन दोनों का मिक्सचर चाहिए। एक तरह से अगर आइडियलिज्म पूरी तरह से गलत है तो प्योर रियलिज्म भी टोटली गलत है। तो हमारी जरूरत है आइडियलिस्ट को भी नाल नाल ऐड किया जाए इन द रियलिस्ट थ्योरी। इसीलिए तो न्यू रियलिज्म का जन्म होता है, जिसको रॉबर्ट सी टक्कर एंड केंट वॉल्स ने डिफाइन किया है। इन्होंने ये थ्योरी डिवेल्प किया है न्यू रियलिज्म, जो हम अपनी नेक्स्ट सेशन में करेंगे। विद दिस हमारी रियलिस्ट अप्रोच कंप्लीट होती है। होप्स कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।